दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी लीगल ऐसी अवेयरनेस है जो सोसाइटी के अंदर बहुत लोगों को नहीं है और जिसकी ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी में खड़ी हो जाती है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हिंदू सक्सेशन लॉ जो हमारा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 1956 का जो एक्ट है वो क्या कहता है, कैसे जो है ना। और साथ में आप देख रहे होंगे एम मैंने लिखा हुआ, यानी कि मेल जो है, आज मेल की जो प्रॉपर्टी है वो बिना सक्सेशन के, मतलब इंटेस्टेट अगर डेथ हो जाती है, यानी कि कोई प्रबंध किए बिना एक व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे और किन किन लोगों में डिवाइड होगी। तो सबसे पहली और बहुत मोटी सी बात, वैसे तो बहुत से सभी लोगों को आजकल पता है कि 1956 का जो ये हमारा एक्ट है, इसके अंदर लड़कियों को अधिकार नहीं दिया गया था। जो लड़कियां होती थी उनका जो है पुश्तैनी संपत्ति में, पैतृक संपत्ति के अंदर जो है कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन सन 2005 में अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट के द्वारा, और 39 ऑफ 2005 अमेंडमेंट कहा जाता है इसको। इस 2005 के अंदर 2005 का जो ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद जो है लड़कियों को लड़कों के समान जो है अधिकार दे दिए गए, और लड़कियों को लड़कों के समान जो है कोपार्सनर, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्ट की, तो कोपार्सनरी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो पैतृक संपत्ति होती है या किसी मेल के द्वारा एक्वायर की हुई गई संपत्ति है, वहां पे तीन चीजें जो है लॉ ने डिफाइन कर दी कि लड़कियां भी जो है अब से बाई बर्थ बिकेम ए कोपार्सनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। मतलब पहली चीज क्या है, बाई बर्थ के जन्म से ही जो है वो, जैसे लड़के उसमें अधिकारी होते हैं वैसे ही लड़कियों का भी अधिकार होगा। दूसरी चीज इसमें क्या रखी गई कि हैव द सेम राइट्स इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ शी हैड बीन ए सन। मतलब उसके राइट जो हैं सेम उसी प्रकार से होंगे जैसे कि लड़के के होते हैं। यदि वो लड़का होती तो जो उसके राइट एज ए बॉय होते, एज ए लड़का होते, सेम राइट उस डॉटर के भी होंगे इफ शी हैड बीन ए सन। तीसरी चीज यहाँ पे और है कि बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे सिर्फ राइट्स की बात नहीं है, लाइबिलिटीज की बात भी जो है डिफाइन की गई है। बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज in respect of the said coparcenary property as that of his son। तो यहां पे तीसरी चीज क्या है, लाइबिलिटीज। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी लड़की को सिर्फ प्रॉपर्टी मिल जाए और लाइबिलिटीज नहीं मिलेगी। जैसे लड़के के समान उसको ट्रीट किया गया है, बाई बर्थ उसको जो है ना प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार मिलता है, ऐसे ही उसको जो स्टेटस मिला है उसके आधार पर अगर कोई कोपार्सनरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है, तो जैसे लड़के की लाइबिलिटीज होती है वैसे ही लड़की की भी सेम लाइबिलिटीज रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग सेक्शन 10 जो है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, सेक्शन 10 क्या कहता है, कैसे प्रॉपर्टी का जो है ना, अगर कोई हिंदू इंटेस्टेट मतलब कोई व्यवस्था किए बिना, कोई वसीयत किए बिना या बंटवारा किए बिना या किसी को नाम किए बिना अगर डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी किस प्रकार से डिवाइड होगी। सेक्शन 10 हिंदू सक्सेशन एक्ट का। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें जो देखने को मिलती है, द प्रॉपर्टी of an intestate shall be divided among the heirs in class 1 of the schedule in accordance with the following rules। तो सबसे पहले किसमें डिवाइड होगी, ये क्लास 1 डिस्कस करेंगे। क्लास 1 के लीगल हेयर कौन कौन होते हैं, क्लास 1 के लीगल हेयर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है ना डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी, इसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है, द इंटेस्टेट्स विडो किसको जाएगा, एक हिस्सा इंटेस्टेट्स विडो, यानी कि जो विधवा है उस व्यक्ति की, उसको जाएगा। और इफ देयर आर मोर विडोज देन ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक 1 शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
किसको जाएगा? विडो को जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने की 2-3 पत्नियां थी, उसकी 2-3 पत्नियां थी, तो क्या उन तीनों पत्नियों को, 2 पत्नियों को एक एक हिस्सा अलग से मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां पे अगर उसकी विडोज एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो उन सब विडोज के अंदर एक हिस्सा ही जाएगा। यानी कि वो जो एक हिस्सा जाएगा उसी में से उन विडोज के अंदर जो है प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। दूसरा किसको जाएगा? द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड मदर ऑफ द इंटेस्टेट शैल टेक 1 शेयर। सेकेंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1, सन्स, डॉटर्स, सन्स, डॉटर्स एंड मदर, ये भी इंपॉर्टेंट। कई बार बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, मन में प्रश्न होता है, क्या जो व्यक्ति गुजर गया है उसकी मां को भी हिस्सा मिलेगा? यस, ऑफ कोर्स मिलेगा। एक हिस्सा जो है सन्स के अंदर बटेगा। सन्स 4 हैं तो 4 हिस्से हो जाएंगे। डॉटर्स हैं तो 5 डॉटर है, 2 डॉटर है, तो उस हिसाब से एक एक हिस्सा मिलेगा, और एक हिस्सा जो है मां को भी मिलेगा। उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है? द हियर्स इन ब्रांच ऑफ ईच प्री डिसीज्ड सन और ईच प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ द इंटेस्टेट शेल टेक बिटवीन देम 1 शेयर। आगे अगर ऐसा होता है, कई बार क्या है, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि द हियर्स इन द ब्रांच ऑफ ईच प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, हियर्स ऑफ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, यानी कि अगर सन है, डॉटर है, सन गुजर गया है या लड़की गुजर गई है, तो उनके जो आगे हियर्स है, वो जो हिस्सा इनको मिलना था अगर ये जीवित होते, तो उनका जो ये एक हिस्सा है वो इनके हियर्स के अंदर चला जाएगा। बात बहुत सिंपल सी है कि हियर्स ऑफ प्री डिसीज्ड सन एंड डॉटर शेल आल्सो गेट 1 शेयर, मतलब जो इनका शेयर था वो शेयर इनके नाम पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो है ना, आगे एक और एक्सप्लेनेशन दी गई है रूल नंबर 3 के बारे में। अमंग द हियर्स इन ब्रांच ऑफ द प्री डिसीज्ड सन शेल बी so made that the widow or widows together and the surviving son and daughters get equal portion and branch of his predeceased son get the same portion, मतलब वो एक पोर्शन आगे इनमें चला जाएगा, आगे कोई और है तो उनके अंदर वो चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी समझने की बात है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के माध्यम से, कि कैसे प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति है ए की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसके पास उसके 2 बेटे हैं, एक बेटी है, एक उसकी पत्नी है विडो और एक उसकी मदर है। तो कैसे डिवीजन होगा? तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के पास 8 एकड़ जमीन है या 800 गज जमीन है, तो कैसे डिसाइड होगा? वो 8 एकड़ के जो है 2 बेटे हैं, 2 हिस्से इनके आ जाएंगे, एक बेटी है, एक हिस्सा इसका हो जाएगा, और पत्नी है, एक हिस्सा यहाँ पे जाएगा और एक हिस्सा माँ को जाएगा। यानी कि 2, 3, 4 और 5 हिस्सों के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी 8 एकड़ जो है ये डिवाइड हो जाएगी। लेकिन आगे मान लीजिए बेटा है, बेटा एक्सपायर हो गया है, एक बेटा है वो एक्सपायर हो गया, लेकिन उस बेटे के आगे 5 संतानें और हैं, तो क्या यहाँ इन 5 को अलग अलग हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो जो एक हिस्सा इसके नाम आया था वो इन 5 में बट जाएगा। ऐसे ही बेटी अगर है, बेटी एक्सपायर हो गई है, तो उसके जो बेटे हैं या जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों के अंदर जो है ये हिस्सा डिवाइड हो जाएगा। आगे फर्दर एक ही हिस्सा मिलेगा बेटी के नाम का, और आगे उनके बच्चों के, पत्नी है, विडो है, तो उसको जो है ना इसके अंदर एक हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन विडो कई हैं, विडोज हैं, 2 शादियां कोई पुराने जमाने में कर लेते थे, आजकल तो ऐसा नहीं है। अगर उसकी 2 पत्नियां हैं, तो क्या उन दोनों पत्नियों को एक एक हिस्सा 1+1 मिलेगा? 2 हिस्से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वहां पे केवल एक ही हिस्सा मिलेगा, और उस एक हिस्से को डिवाइड कर दिया जाएगा उन विडोज के अंदर, और इसी तरह से एक हिस्सा जो है मदर को भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हिंदूज जो बिना किसी टेस्टामेंट, बिना किसी वसीयत या बिना किसी
जो है प्रबंध के एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब बात आती है कि अगर इन डिग्रीज के अंदर भी कोई फॉल नहीं करता है, तो फिर वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि भैया ना बेटे हैं, ना आगे पोते हैं, ना बेटी है, ना कुछ भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है अभी जीवित, मदर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब ये फर्स्ट क्लास जो लीगल ईयर है ये नहीं है। अब इस प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा? इस प्रॉपर्टी को डिवीजन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेकंड नंबर पे, क्लास 2। अब इसके बाद बारी आती है क्लास 2 हीयर्स। क्लास 2 हीयर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 क्या कहता है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। Distribution of property among heirs in class 2 of the schedule. The property of an intestate shall be divided between the heirs specified in any one entry in class 2 of the schedule so that they share equally. Order of succession among agnates and cognates. The order of succession among agnates and cognates as the case may be shall be determined in accordance with the rule of preference laid down. अब यहाँ पे जो क्लास 2 हीयर्स है उनको एग्नेट्स, यहाँ पे जो स्पेलिंग है AGNATES, और कॉग्नेट्स। अब ये एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं? एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में जाना पड़ेगा। सेक्शन 3 के अंदर इसकी डेफिनेशन है, सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज है। एग्नेट्स किसको बोला जाता है? एग्नेट, इसको प्रोनाउंस कोई अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अग्नेट भी, एग्नेट भी, जो मुझे समझ में आ रहा है। एग्नेट क्या होते? वन पर्सन इज सेड टू बी एग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल्स। ब्लड रिलेशन, ब्लड के द्वारा अगर उनका आपस में संबंध है कहीं ना कहीं, दादा चाचा ताऊ पर दादा परदादा, वहां उस ब्रांच, यानी कि मेल्स के जो वारिस हैं, मेल्स के जो उत्तराधिकारी हैं, तो उनको एग्नेट्स कहा जाता है। मेल्स के थ्रू, मेल्स की जो ब्रांच होती है, यानी कि जो भाई चाचा ताऊ दादे परदादे हैं, उनको एग्नेट्स बोला जाता है। कॉग्नेट्स किनको बोला जाता है? जो फीमेल साइड के हैं, फीमेल साइड के जो लेडी है, उस लेडी के पिता माता या उससे उसके जो रिश्तेदार, सीधी और सरल भाषा में हम कहें, एग्नेट्स क्या है? मेल के रिश्तेदार जो ब्लड से रिलेटेड है, आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन और ब्लड में कोई ज्यादा फर्क नहीं, अडॉप्टेड भी जो है वो सेम टू सेम ब्लड रिलेशन के अंदर ही आ जाता है अगर वो अडॉप्शन प्रॉपर है और लॉ के अकॉर्डिंगली है। तो मेल्स के रिश्तेदार को एग्नेट्स बोला जाता है, फीमेल्स के रिश्तेदार को कॉग्नेट्स बोला जाता है। चलिए आज के लिए हम इतना ही बातचीत को यहीं पे विराम करेंगे।